चलिए, वेलकम है आपका अवन थॉट स्टडी पॉइंट्स के अंदर। कल हमने पढ़े थे, रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया है हमने और गोगा जी के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब उसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं और पंचपीरों के अंदर आज अपन पढ़ते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। ठीक है, तो पाबूजी राठौड़, वैसे ये नाम बड़ा ही फेमस नाम है। पाबूजी राठौड़ के बारे में देखते हैं थोड़ा। पाबूजी राठौड़ के बारे में, तो पाबूजी राठौड़ का देखते हैं जन्म पहले, कि जन्म कहाँ हुआ था। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ूमंड गांव, कहाँ स्थित है? फलोदी। जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अभी नया जिला बन गया है, ध्यान रखना थोड़ा ही। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है कोड़ूमंड गांव फलोदी के अंदर हुआ था। डेट भी कई बार आती है, तो इसकी मतलब लगभग 1239 के आसपास है। ठीक है। पिता, पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम, फादर नेम, पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम है दांदड़ जी। दांदड़ जी। जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे दुहड़ जी। एक जोधपुर के शासक हुआ करते थे दुहड़, ध्यान रखना। जोधपुर के शासक दुहड़, दुहड़ जी के ये छोटे भाई थे। ये थोड़ा तथ्य ध्यान रखना। जो दांदल जी थे वो जोधपुर के एक शासक थे, दुहड़ जी उनके छोटे भाई थे। माता का नाम इनकी, मदर नेम, इनकी माता का नाम है कमला दे। कमला देवी, अपने देवी से शॉर्ट फॉर्म करके क्या बन गया राजस्थान के अंदर? कमला दे। ठीक है। इनकी पत्नी, वाइफ, इनकी पत्नी का नाम है आपके फूलम दे। कहीं कहीं पर ख्यात साहित्य या भाट साहित्य के अंदर इनका एक और नाम आता है, सुप्यार दे। ठीक है। ये अमरकोट की थी, अमरकोट के राणा अमरकोट के सोडा राणा की बेटी थी। ठीक है। ये अभी अमरकोट प्रेजेंट टाइम में है पाकिस्तान में। बाबूजी के उपनाम भी थे बहुत सारे। किन किन नामों से इनको जाना जाता है वो भी देख लीजिए। बाबूजी के उपनाम, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। इनको लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और अगर कुछ बाबूजी के बारे में सामान्य जानकारी देखें तो इनके साथी, इनके साथी थे दो,
चांदा और डेमा। डेमा या डेमा, ठीक है, ये दोनों भील जाति के थे। चांदा और डेमा भील जाति के थे दोनों ही, ठीक है ना। गुजरात से आए थे। गुजरात के शासक जो थे, ये चांदा और डेमा दोनों गुजरात से आए थे। गुजरात का एक शासक था जिन्होंने इनको मृत्यु दंड का दिया हुआ था। तो ये आ गए पाबू जी के पास में, और राजस्थान हमेशा रहा ही है शरणागत वत्सल। उस हिसाब से इन्होंने पाबू जी के सहयोग में रहे, हमेशा पाबू जी के साथ रहे, चाहे छोटे युद्ध हो, चाहे घर का कोई फंक्शन हो, हर जगह पाबू जी इनके साथ रहे। ऊपर से एक बात और देखने को मिलती है कि कई लोग कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जातिगत भेदभाव, छुआछूत था, पर आप यहां पे देखिए थोड़ा सा। राजपूत जाति के हैं पाबू जी राठौड़, राजघराने से संबंध रखते हैं, जोधपुर राजघराने से। दुहड़ जी के छोटे भाई धांधल जी इनके बेटे हैं, और इनके साथी कौन है ये ध्यान रखना। चांदा और डेमा किस जाति के? भील जाति के। तो अपने राजस्थान के अंदर जातिगत भेदभाव नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। इनके पास एक घोड़ी हुआ करती थी पाबू जी के पास में। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर काड़वी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर काड़वी। और पाबू जी किसके वंशज थे? वंशज अगर पूछ लिया जाए, किसके वंशज है? तो राव सिंहा के। किसके अवतार? तो अवतार लक्ष्मण के, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार। तो यहीं से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पहला देखिए कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ। तो पाबू जी का जन्म कोड़ूमन गांव फलोदी के अंदर हुआ। जो फलोदी अब नया जिला बन गया है, परंतु पहले ये जोधपुर के अंदर आता था, मारवाड़ के अंदर आता था। तो फलोदी जोधपुर के अंदर 1239 के आसपास हुआ। इनके पिता का नाम धांधल जी था। ये जोधपुर के शासक दुहड़ जी के छोटे भाई थे, ठीक है ना। माता का नाम कमला दे। इसके ऊपर कहानियां भी है, थोड़ा एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी एक कहानी आपको सुनाता हूं। पत्नी का नाम फूलम दे, या इसकी पत्नी को इनकी पत्नी का एक और नाम था सुप्यार दे, ठीक है। और आगे अगर देखें कि ये सुप्यार दे या फूलम दे जो है वो किसकी, कहाँ की थी, तो ये अमरकोट की थी। अमरकोट के सोडा राणा थे, उनकी पुत्री थी। अमरकोट अभी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान के अंदर है। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर अगर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे, अगर दोनों आ जाए तो कौन सा नाम सही करें। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको एग्जाम के अंदर फूलम दे ही सही करना है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो फूलम दे सही करना है, ठीक है, क्योंकि मेन नाम जो है इनका फूलम दे ही है। पाबू जी के उपनाम, यानी पाबू जी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता था? ऊंटों के देवता या ऊंट रक्षक देवता कह दो, प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता था। ऊंटों के देवता क्यों जाना जाता था? तो पाबू जी ध्यान रखना कि राजस्थान में ये ऊंटों का मैं इधर लिख रहा हूं, राजस्थान में सर्वप्रथम सिंहल द्वीप से पाबू जी ऊंट लेकर आए थे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे एक कहानी है छोटी सी पाबू जी के बारे में, वो बताता हूं मैं आपको। हो गया, चलिए। अब पाबू जी के बारे में कहानियां खूब है कि पाबू जी का जन्म जो हुआ है वो 1239 के अंदर हुआ है, और दांदल जी इनके पिता का नाम है, माता का नाम कमला दे। तो इस पे एक कहानी है, ध्यान रखना। ये कमला दे जो है कहानियों के अनुसार इनकी रियल मदर नहीं है, ठीक है। इनकी रियल मदर जो थी वो एक परी थी। कहा जाता है कहानियों के अंदर जो इनकी रियल मदर थी वो थी परी। अब वो परी जो थी, पहले का टाइम था, राजस्थान के अंदर परियां घूमने के लिए आई होगी कभी। तो घूमने के लिए जब परियां यहाँ पे आई तो वो राजस्थान के इस इलाके में उतरी, कोड़ूमंड इलाके के अंदर। राजस्थान का इलाका है, गर्म इलाका है, गर्मी थी वहां पे। तो एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, उस तालाब में उन्होंने वो परियां नहाने के लिए गई। तो वहां पे थोड़ी देर में दांदल जी भी आ गए घूमते घूमते कहीं से।
जब दांदल जी आए तो दांदल जी ने देखा कि परी नहा रही है। दांदल जी ने परी को देखा, परी ने दांदल जी को देखा। दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और देखते देखते दोनों के अंदर प्यार हो गया, और प्यार होने से दोनों ने शादी कर ली। जब दांदल जी ने परी से शादी की तो परी ने दो शर्तें रखी शादी के लिए। पहली शर्त क्या रखी कि कभी भी आप या कोई भी मेरे महलों सॉरी पहली शर्त तो ये रखी कि मेरे लिए अलग से एक महल बनाया जाए, और दूसरी शर्त ये रखी कि अगर कोई भी मेरे महलों में आए तो मेरे से बिना पूछे उस महलों के अंदर एंट्री ना करे। ठीक है ना, कि मतलब मेरे बिना आज्ञा के कोई भी एंट्री ना करे, यहां तक कि दांदल जी भी नहीं। तो कई साल तक ऐसा चलता रहा। कुछ समय बाद में उस परी के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया पाबूजी राठौड़। और परी का पुत्र होने से ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाएगा लोक देवताओं के अंदर सबसे सुंदर लोक देवता कौन है? बाबूजी। मम्मी के इसमें गुण आए हुए थे थोड़े, डीएनए मम्मी का ज्यादा था, जीन्स मम्मी के ज्यादा थे। ठीक है ना। बाकी राजस्थान के पुरुषों के बारे में जानती, और वो भी मारवाड़ के पुरुषों के बारे में, काले कुट एकदम डाकी के जैसे होते हैं। ठीक है। तो बाबूजी बड़े ही सुंदर थे, बहुत ही एकदम दिखने में भी सुंदर, और एकदम मतलब हाइट वगैरह पर्सनैलिटी वगैरह बाबूजी की बहुत शानदार थी। तो अपन कहानी में आगे चलते हैं कि एक दिन परी जब बाबूजी का जन्म हो गया तो दांदल जी ने भी एक दिन सोचा कि क्या है, अब इतना टाइम हो गया शादी को, एक बच्चा भी हो गया है, क्या बार बार पूछना, क्या दरवाजा खटखटाना। तो अपन एक काम करते हैं, मैं तो आज सीधा अंदर जाऊंगा देखने के लिए करती क्या है आखिरकार। हो जाता है कभी कभी, मनुष्य शरीर है, अंदर मन में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे भी पूछ के जाना पड़ता है। तो दांदल जी एक दिन बिना पूछे अंदर चले गए, और उन्होंने जाके देखा। देखते ही वो तो वहां पे स्तब्ध होके रह गए। उन्होंने देखा कि एक शेरनी पलंग के ऊपर बैठी है, और पाबू उनको सॉरी शेरनी पलंग के ऊपर बैठी है और पाबू जी को दूध पिला रही है। तो ये सब चीजें देखकर जो दांदल जी थे वो तो वहीं पे स्तब्ध होकर खड़े हो गए। जब शेरनी ने दांदल जी को देखा तब शेरनी ने अपने रूप को वापस कन्वर्ट करके परी के रूप में आई, और दांदल जी को कहा कि मैंने इसीलिए मना किया था आपको कि कभी भी आप आओ तो मेरे से पूछ के आना, आपने आज अपना वचन तोड़ दिया इसलिए मैं जा रही हूं। तो जब परी चली गई, क्योंकि दांदल जी ने वचन तोड़ दिया, तब कमला दे, इनकी जो दूसरी वाइफ थी कमला दे, इन्होंने पाबूजी का लालन पोषण किया और पाबूजी को बड़ा किया। और जब पाबूजी बड़े हुए तो पाबूजी का विवाह तय हुआ, पाबूजी विवाह योग्य हो गए, उनका विवाह तय हुआ। उनको भेजा, उनका नारियल भेजा, तो उनका नारियल आया कहां से? अमरकोट, सोडो के वहां से आया, सोडा राणा के यहां से। बाबूजी तैयार हुए, दूल्हे बने, साफा वगैरह पहना, बढ़िया एकदम सजे धजे। चांदा और ढेमा भी सजे धजे एकदम बढ़िया, जोधपुरी कोट पैंट पहना इन्होंने, साफा पहना, तलवारें वलवारें ली इन्होंने। और चांदा ढेमा ने कहा बाबूजी आज तो घना फूटरा लागो, कालो टिक्को लगावनो पड़ी थोड़े, और जेथे बारात लेन जाओ तो थारे बटे जो अमरकोट रा जो छज्जा है वो छज्जे भी टूट जाएंगे। ये कहावतें हैं। छज्जे टूटने का मतलब ये है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि नीचे ज्यादा भीड़ होने के कारण महिलाएं जो है वो छज्जों के ऊपर से जब भी बारात आती थी तो बारात को देखती थी। चांदा ढेमा ने कहा आज बाबूजी छज्जे टूटेंगे अमरकोट के बाकी सब तो ठीक है, चांदा ढेमा ने कहा, पर अपने पास एक बढ़िया घोड़ी नहीं है सॉरी। अब तो बाबूजी ने कहा घोड़ी तो कहां से जुगाड़ करें, अपने अस्तबल में जो घोड़ियां हैं अपने वही घोड़ियां लेके जानी पड़ेगी। तो कहा नहीं बाबूजी घोड़ी तो बढ़िया होनी चाहिए। अब इस घोड़ी के ऊपर भी, जो बाबूजी घोड़ी थी केसर कालवी, इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है, ये साफ कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा अगर कहीं से अगर लेना हो तो। ठीक है। तो बाबूजी ने चांदा और ढेमा को कहा कैसी घोड़ी है, कहाँ है, बताओ थोड़ा मुझे। तो बाबूजी चांदा और ढेमा ने कहा कि अपने गांव के अंदर कुड़ू मंडके में एक चारनी रहती है, देवल चारनी, उसके पास एक घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालवी, और वो घोड़ी दिखने में बहुत ही शानदार है। जब आप उस घोड़ी पर बैठोगे तो पक्का ही अमरकोट के छज्जे टूटेंगे। तो कैसी बात है, तो जाओ लेके आओ देवल चारनी से घोड़ी। वो घोड़ी लेने के लिए किसके पास गए थे, ध्यान रखना नाम, देवल चारनी।
देवल चारणी के पास घोड़ी लेने के लिए चांदा और ढेमा गए। पहले पहले कौन लेने गए? चांदा और ढेमा। चांदा गया लेने के लिए, बात की कि देवल भाई साहब प्रणाम करूं, बाबूजी का विवाह है, बाबूजी दूल्हे बने हुए खड़े हैं और आपकी जो घोड़ी है केसर कालवी वो हमें चाहिए। तब देवल चारणी ने कहा कि घोड़ी तो मैं दे दूं, बाबूजी को कौन मना करे, बाबूजी राजकुमार थे। ध्यान रखना ये बात है, जोधपुर राजघराने से संबंध रखते थे बाबूजी, बाबूजी राजकुमार थे। तो देवल भाई साहब ने कहा कि मैं घोड़ी तो मैं दे दूं, घोड़ी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो घोड़ी है वो मैं पहले ही दे चुकी हूं जिंदराव खींची को। किसको दे चुकी हूं? जिंदराव खींची को दे चुकी हूं। और ये जिंदराव खींची कौन है, ध्यान रखना। ये जिंदराव खींची बाबूजी का बहनोई है। बाबूजी का बहनोई, बाबूजी की बहन थी, उसका हस्बैंड था जिंदराव खींची। ठीक है। अब ये बात जब देवल चारणी ने कही तो बाबूजी को तो चांदा वापस आया और उसने बाबूजी को बताया कि ये बात है। तब बाबूजी को इसने चांदा ने कहा कि आपकी तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, आप जाओ, शायद आप बात करोगे तो देवल भाई से आपको घोड़ी दे देंगे। तो बाबूजी खुद आए देवल चारणी के पास में, ध्यान रखना, बाबूजी खुद आए। आए, बातचीत की। देवल चारणी ने कहा कि अगर तेरे कोई समस्या होगी तो मैं तुझे वचन देता हूं। क्या देता हूं? वचन देता हूं कि अगर मैं खाना भी खा रहा हूंगा, अगर मेरे फेरे भी हो रहे होंगे तो भी मैं वापस आऊंगा तेरी रक्षा के लिए। तो देवल चारणी ने कहा ठीक है। और देवल चारणी ने अपनी घोड़ी जो थी, घोड़ी का नाम क्या है, बार बार याद दिलवा रहा हूं, केसर कालवी। देखने में बड़ी शानदार घोड़ी थी। केसर कालवी घोड़ी जो थी वो किसको दे दी? बाबूजी को दे दी। अब बाबूजी अमरकोट की तरफ रवाना हुए। जब बाबूजी अमरकोट पहुंचे तो वाकई जो चांदा और ढेमा ने कहा था कि आज अमरकोट के छज्जे टूटेंगे, वाकई में अमरकोट के छज्जों के ऊपर इतना वजन हो गया था कि वो टूटने ही वाले थे। अब बारात जाती है तो आपको पता है कि वहां पे बारातियों का स्वागत वगैरह किया जाता है, झाला वगैरह गाए जाते हैं। बारात रुकी, झाला वगैरह गाए गए। जब बारात वहां रुकी हुई थी, जहां जिस जगह बारात रुकी हुई थी, तो इनका जो अमरकोट के सोडा थे, तो सोडों का एक रिवाज था, सोडों का एक रिवाज था कि जो भी अमरकोट में बारात आती थी उनके घोड़ों के साथ में अपने घोड़ों की ये रेसें करवाते थे, प्रतियोगिता करवाते थे। तो इन्होंने बाबूजी के साड़े वगैरह, इन्होंने कहा बाबूजी को, भाई बाबूजी आपको हमारे घोड़ों के साथ में प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और हमने सुना है कि आपकी केसर कालवी बड़ी ही तेज गति से दौड़ती है, हवा से बातें करती है। तो बाबूजी ने कहा कि देखो मेरी केसर कालवी इतनी दूर से आई है, कोड़ूमठ से चलकर यहां तक आई है, घोड़ी थकी हुई है, तो सारे माने नहीं। तो बाबूजी ने कहा चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं, करते हैं, रेस करते हैं। और केसर कालवी कहते हैं कि वो घोड़ी इतनी तेज भागी कि अमरकोट के घोड़ों को वो घोड़ी दिखाई भी नहीं देने लगी थी, इतनी तेज रफ्तार से वो घोड़ी दौड़ी और बाबूजी वो रेस जीत गए। इससे क्या हो गया कि सोडा थोड़े गुस्सा हो गए। सोडा को क्या आ गया? थोड़ा आ गया गुस्सा। जब सोडो को थोड़ा गुस्सा आ गया तो इन्होंने एक काम किया कि इन्होंने जो, जब बाबूजी बारात लेके आए, जब बारात घूमी गांव के अंदर, अमरकोट के अंदर, तो पता होना चाहिए आपको, पहले गढ़ के ऐसे कंगूरे होते थे बड़े बड़े, ठीक है ना, ये गढ़ का गेट है, गढ़ मतलब किला, किले का गेट है। इन्होंने तोरण जो बांधा वो किले के ऊपर बांधा, यहाँ तोरण बांध दिया ऊपर किले के। अब बाबूजी आए, बाबूजी ने देखा कि हाँ भाई आज तो क्या गड़बड़ हो गई, तोरण बड़ा ऊपर बांधा हुआ है, कैसे इसको किया जाए। तोरण मारना भी राजस्थान के अंदर बहुत ही वीरता भरा काम है। कहीं पे भी अगर कोई बात होती है, कोई छोटी मोटी बहस हो जाती है, उसमें भी आजकल वर्ड यूज में लेते हैं, शब्द यूज में लेते हैं, एडो कहीं है कि तोरण बांध रहा है, एडो कहीं कटे। तो तोरण मारना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। बाबूजी आए, बाबूजी ने देखा तोरण बहुत ऊपर बांधा हुआ था। तो बाबूजी ने केसर कालवी को कहा कि आज केसर कालवी लाज रख लेना, आज राठौड़ों की जात को लजाना मत। तो केसर कालवी ने भी गर्दन हिला के बोल दिया कोई बात नहीं। बारात जाती थी तो बारात के साथ में आपको पता होना चाहिए ढोली वगैरह जाते थे, तो बाबूजी का ढोली जो था वो ढोल बजा रहा था।
तो पाबूजी ने ढोली को पास बुलाया और कहा कि ढोलीरा मदरो ढोल बजाई जे थारे ढोल रे धमीड़े माथे मारी केसर नाच सी। तो उसने ढोल बजाना शुरू किया तो केसर काड़वी नाचनी शुरू हुई। तो पहले के दूल्हे जो थे वो घोड़ियों को नचाते भी थे, आजकल के दूल्हों की तरह नहीं थे। ठीक है ना, आजकल के दूल्हे को तो अगर घोड़ी पे बैठना है तो चार दोस्त और चाहिए पास में, दो इधर चले दो इधर चले, नहीं तो घोड़ी भी उसको लेके भाग जाए। तो बाबूजी ने घोड़ी को नचाना स्टार्ट किया, घोड़ी नाचनी स्टार्ट हुई। जब घोड़ी नाचनी स्टार्ट हुई तो नाचते नाचते बाबूजी ने उसकी लगाम खींची। लगाम खींचते केसर काड़वी ने अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई, आगे वाले दोनों पैर यहाँ टिका दिए। बाबूजी ने आराम से खड़े होकर तोरण मारा, और तोरण मार के जब घोड़ी नीचे उतरी तो कहा जाता है कि घोड़ी जब नीचे उतरी अमरकोट के मेन गेट से, तो गढ़ के कंगूरे के ईंटें भी साथ में लेके उतरी, तो उसके खुर से ईंटें भी टूट के नीचे आ गई थी। इस तरह बाबूजी ने वहां तोरण मारा। उसके बाद में बाबूजी विवाह स्थल पर पहुंचे। जब विवाह स्थल पर पहुंचे बाबूजी, तो विवाह स्थल पर बाबूजी के फेरे होने लगे, फेरे हुए, फेरे वगैरह चालू हुए। तो जब चौथा फेरा, तीसरा फेरा कंप्लीट हुआ, चौथे फेरे के अंदर केसर काड़वी जो घोड़ी थी वो बाहर जोर जोर से कूदने लगी। तो बाबूजी ने, चांदा और ढेमा ने कहा कि भाई ये क्या हुआ, केसर काड़वी कूद कैसे रही है। इसकी केसर काड़वी की कूदने की आवाज बाबूजी तक पहुंची। तब बाबूजी ने सोचा कि शायद हो सकता है देवल चारणी को मेरी जरूरत पड़ी होगी। जब देवल चारणी की ये घोड़ी है, घोड़ी को कुछ आभास हुआ होगा, कुछ जरूरत पड़ी होगी, इसीलिए घोड़ी कूद रही है। तो बाबूजी ने चौथा फेरे में ही अपना जो पल्ला था वो तलवार से काट दिया। पहले राजस्थान में ध्यान रखना, बाबूजी के विवाह से पहले राजस्थान के अंदर भी 7 फेरे होते थे, मारवाड़ के अंदर, अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर। पर अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाबूजी के विवाह के बाद में पश्चिमी राजस्थान के अंदर 4 फेरे ही होते हैं। 4 फेरे क्यों होते हैं पता नहीं, कौन सा दूल्हा किस तरह का वचन देके आया तो जल्दी जल्दी 4 फेरों में पूरा कर देते हैं, शादी पूरी कर देते हैं। पल्ला काटा बाबूजी ने, और बहने ये साड़े वगैरह थे वो आए कि बाबूजी क्या हुआ, हमारी सोडी में कोई दोष है, क्या हो गया, हमारी कोई खातिरदारी में कमी रह गई। तो बाबूजी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि देवल चारणी को मेरी जरूरत है और मैं वचनबद्ध हूं। मैंने उसको कहा था कि अगर मैं खाना भी खा रहा हूंगा, अगर मैं फेरे भी ले रहा हूंगा तो मैं पहले तेरी रक्षा के लिए आऊंगा। तो इन्होंने कहा कि हम चलते हैं साथ में, कि नहीं मैं अकेला काफी हूँ, चांदा और डिमा मेरे साथ है। ये दोनों गए। जब ये देवल चारणी के पास पहुंचे तब ध्यान रखना, देवल चारणी ने इनको बताया कि ये जिंदराव खींची जो है, ये नाम याद रखना, किसके साथ युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिंदराव खींची के साथ में, जिंदराव खींची के साथ में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जिंदराव खींची जो था, जिंदराव खींची जब बाबूजी पहुंचे तो देवल चारणी ने बताया कि जिंदराव खींची जो है वो मेरी गायों को लेकर चला गया है, और आप बाबूजी आपने वचन दिया था कि आप मेरी गायों की और मेरी रक्षा करेंगे। तो बाबूजी गए जिंदराव खींची के पास में, जिंदराव खींची से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में जिंदराव खींची को उन्होंने हराया। पर जब बाबूजी वापस लौट रहे थे तो जिंदराव खींची ने धोखे से बाबूजी का वध कर दिया। और ये युद्ध हुआ था, आपके ध्यान रखना, देचू गांव, फलोदी, ये भी फलोदी में स्थित है। देचू गांव फलोदी के अंदर स्थित है। युद्ध हुआ था बाबूजी का, जिंदराव खींची बाबूजी। किस वजह से हुआ था? गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा के लिए हुआ था बाबूजी का जिंदराव खींची के साथ में युद्ध। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, तो ये कहानी थोड़ी ध्यान रखना, कहानी के माध्यम से समझ में आसानी से आ जाता है। अब अपन आगे चलते हैं, बाबूजी के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं, बाबूजी राठौड़ के बारे में। लोक देवता 5 पीरों में से एक पीर है। बाबूजी के जो भक्त हैं, भक्तों की बात करें, जो उस समय में जिनके साथ रहते थे बाबूजी के साथ में, तो उनका नाम आप लिख लीजिए। चांदा,
डेमा, चांदा डेमा, दो नाम लिख लीजिए। और इसमें हरमल और पेमा भी नाम लिख लीजिए। ये दो तो सबको पता ही है, ये दो नए हैं आपके लिए, ठीक है ना, चांदा डेमा, हरमल और पेमा। ठीक है। अगर अपन बात करें पाबू जी किसके आराध्य देव है, किस जाति के आराध्य देव हैं, तो ये ध्यान रखना, राइका, राइका जाति के आराध्य देव है बाबू जी। भील या नायक जाति के बाबू जी आराध्य देव है। ठीक है। बाबू जी ने युद्ध किसके साथ किया था, तो युद्ध मैं बता चुका हूं, फिर भी लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए वापिस। युद्ध जिंदराव खिंची के साथ में। युद्ध जो था वो जिंदराव खिंची के साथ में किया था, गायों की रक्षा हेतु। ये ध्यान रखना क्यों किया था, क्या इसका रीजन क्या है, देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु। ठीक है, आगे देखिए। अब पाबू जी के मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, कि पाबू जी का मंदिर कहाँ है और किस तरह से बना हुआ है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। ये मंदिर का थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। ये मंदिर के अंदर एक अश्वारोही की मूर्ति वो बनी हुई है, मूर्ति अश्वारोही यानी घोड़े पे बैठा हुआ एक व्यक्ति। ठीक है, ये घोड़ा है, घोड़े पे बैठा हुआ एक व्यक्ति बनी हुई है। लोकेशन इस मंदिर की है कोड़ुमंड, फलोदी। ठीक है, इस मंदिर की लोकेशन है कोड़ुमंड, फलोदी। ये ध्यान रखना, अश्वारोही प्रतिमा। अश्वारोही प्रतिमा बाईं और थोड़ी झुकी हुई है। बाईं और झुकी, अश्वारोही प्रतिमा है बाबूजी की, बाईं और झुकी हुई। इनका मेला कब भरता है यहाँ पे, ये ध्यान, ये थोड़ा इधर लिख देता हूं, मेला। ये मेला में अपन पूरा वापस पढ़ेंगे, पर अपने दिमाग में रहना चाहिए कि मेला इनका कब भरता है, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला भरता है। एक और मंदिर है बाबूजी का, ध्यान रखना, अन्य मंदिर यहीं लिख देता हूं, ब्लैक से लिख रहा हूं तो नोट करते रहना साथ साथ में। अन्य मंदिर, बाबूजी का जो अन्य मंदिर है वो आहड़ उदयपुर के अंदर है, फेमस मंदिर। ऐसे बहुत सारे मंदिर है। आहड़ उदयपुर, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं बाबूजी के थोड़ी सी और जानकारी वही है बाबूजी की, फिर अपन वीडियो को स्टॉप करते हैं। बाबूजी के भाई का नाम अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं बाबूजी राठौड़, इनके भाई का नाम पूछ ले कहीं तो अपने को हर जानकारी इनकी आनी चाहिए। तो भाई का नाम इनके लिख दीजिए बूढ़ो जी, बड़े भाई थे इनके, तो इनके बड़े भाई का नाम था बूढ़ो जी। बहनें थी बाबूजी की, बहनें बाबूजी की, तो
बहनें ध्यान रखना, सोनल बाई और पेमल बाई। सोनल बाई और पेमल बाई, इनकी जो वीर गति को ये प्राप्त हुए थे तो वो लिख देना 1264 के 76 के अंदर, सॉरी 1276 में वीर गति। वीर गति, ठीक है ना, 1276 में वीर गति, 24 वर्ष की आयु में। चौबीस वर्ष की आयु में इनकी वो वीर गति मिल गई थी, ये देचू गांव के अंदर। गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खिंची से युद्ध करते समय धोखे से ये मारे गए थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बाबूजी का टॉपिक होता है कंप्लीट आपके। आगे आप इन सबके नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ये एग्जाम्स आपके बीएसटीसी के एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं 10 तारीख के बाद में, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं उसका एक छोटा शॉर्ट वीडियो आपके डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से आगे बढ़िए। थैंक यू।